हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एरा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की थी और आज भी ऐसे ही राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं उन सभी को आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आज का टॉपिक इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग, यानी कि किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद पर रहते हुए किस प्रकार से हटाया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से चलाया जाता है। देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सबसे पहले एक संकल्प की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज करो ये हमारी क्या है, पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट के दो सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। ठीक है, अब इस संकल्प पत्र को क्या करा जाता है, किसी भी सदन में यानी कि संसद के किसी भी सदन में आप सबसे पहले लेकर जा सकते हो। सपोज करो हम इसको कहाँ पर ले गए, लोकसभा में ले गए, तो जिस भी सदन में इसको लेकर जाएगा उसके 1/4 सदस्य क्या करेंगे, इस संकल्प पर अपना सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे। क्यों साइन करेंगे? क्योंकि वो अपना आशय स्पष्ट करेंगे कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या करा है, संविधान का उल्लंघन किया है। अब जैसे ही इन व्यक्तियों ने अपना आशय स्पष्ट किया तो उसको इसी सदन में दोबारा से पेश किया जाता है, जिसमें 2/3 सदस्य इस सदन के क्या करते हैं, साइन करते हैं। और साइन कर कर ये क्या करते हैं, इस बिल को पास करते हैं। अब पास होने के बाद इस बिल को कहां पर भेजा जाता है, दूसरे सदन में भेजा जाता है। ये दूसरा सदन क्या करता है, इसकी जांच करता है कि जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाए गए हैं संविधान के उल्लंघन के, ये क्या सही है या फिर गलत है, यानी कि ये इन्वेस्टिगेशन करता है अर्थात अन्वेषण करता है। अब यदि दूसरा सदन यानी कि राज्यसभा ऐसा पाता है कि राष्ट्रपति पर जो संविधान के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है ये गलत है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, यानी कि पास नहीं होगा। लेकिन अगर इनको लगा कि जो लोकसभा में बिल पास करा गया है, इन्होंने देखा कि 2/3 सदस्यों ने इसको पास कर दिया और ये आरोप इन्होंने सही लगाया है। अब अगर राज्यसभा को लगा कि हाँ सच में राष्ट्रपति ने क्या करा है, संविधान का उल्लंघन करा है, तो इस सदन के 2/3 सदस्य क्या करेंगे, इस बिल को पास कर देंगे और ये बिल क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। और जैसे ही बिल पारित हुआ उसी दिन से जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, कब, जब बिल पारित हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा संकल्प करने से पहले आपको ध्यान रखना है, आपको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि हम ऐसा संकल्प सदन में लेकर आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग का प्रस्ताव। और कहां पर डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 61 में इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रोसीजर क्या होगा। और आर्टिकल 56 की 1 की सब क्लॉज बी में यहां पर शक्ति के बारे में बताया गया है कि हम राष्ट्रपति को इस हिसाब से हटा सकते हैं, कि हम राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। प्रक्रिया कहां पर है, आर्टिकल 61 में। तो जैसा कि इसमें बताया गया कि ऐसा नोटिस 14 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। नोटिस पर हस्ताक्षर जो संबंधित सदन है जिसमें सबसे पहले संकल्प लेकर आया जा रहा है, तो उसके कम से कम 1/4 सदस्य क्या करेंगे, साइन करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई 1/4 सदस्य क्या करेंगे, इस पर साइन करेंगे, अपना आशय स्पष्ट करेंगे और फिर 2/3 सदस्य इसके पास करेंगे, फिर दूसरे सदन में भेजेंगे, दूसरा सदन इसकी जांच करेगा। जांच करने के बाद में उसने पाया कि भाई राष्ट्रपति है, सच में इसने संविधान का उल्लंघन किया है, तो उसके 2/3 सदस्य इसको पारित कर देंगे और जिस दिन बिल पारित हुआ प्रेसिडेंट महोदय को उसी दिन से पद छोड़ना पड़ जाएगा। अब ये जो संकल्प है किस सदन में ला सकते हैं, तो एक किसी भी सदन में ला सकते हैं। हमने एग्जाम्पल किसका दिया है, लोकसभा का। नेक्स्ट, पारित, तो संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा इसको क्या करना है, पारित करना है। देखो, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को ही 2/3 बहुमत के द्वारा इसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपके महाभियोग की प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियां जैसे कार्यकारी शक्ति, हमने अभी डिस्कस किया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जो कि आर्टिकल 53 में देखा हमने। नेक्स्ट, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, आर्टिकल 77 इसकी जानकारी देता है। राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां न्यायाधीशों की नियुक्तियों को छोड़कर कार्यकारी शक्ति का भाग होती हैं। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना एवं उनका प्रशासन करना, यह भी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति को दोस्तों आर्टिकल 85, 87, 108, 111, 123 में डिफाइन किया गया है।
जैसे 85 में बताया गया है कि संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करने की जानकारी 85 में प्राप्त होती है। अब ये आहूत क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, विघटन क्या होता है, इनको हम संसद का जब टॉपिक पढ़ेंगे यानी कि पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हल्का सा माइंड में याद रख लो, क्योंकि अगर आज ही सारी चीजें बताऊंगा ना तो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएंगी, आप इतना डाटा होल्ड नहीं कर पाओगे इतने कम टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट, संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 में दिया गया है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करना, ये कहां पर है, आर्टिकल 108 में। और दोस्तों जल्दी से बताओ कि संसद की जो संयुक्त बैठक होती है अर्थात जॉइंट सीटिंग होती है, इसको हमने कहां से लिया है, तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, विधेयकों पर अनुमति आर्टिकल 111 में। और तीसरा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में दी गई है। दोस्तों अध्यादेश को अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस के नाम से जाना जाता है, और जो हमारा गवर्नर होता है, गवर्नर महोदय को यह पावर आर्टिकल 213 में प्राप्त होती है, जबकि प्रेसिडेंट महोदय को यह पावर आर्टिकल 123 में प्राप्त होती है। नेक्स्ट है दोस्तों न्यायिक शक्ति। दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ये इनकी न्यायिक शक्ति है। जैसे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 217 में, वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 124 के हिसाब से। नेक्स्ट है इसमें अक्षमादान की शक्ति, जो कि आर्टिकल 72 में बताई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। और उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति आर्टिकल 143 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको न्यायिक शक्ति सारी की सारी याद रखनी है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों आकस्मिक शक्ति। ये जो आकस्मिक शक्ति है ये भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत डिफाइन करी गई है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। इनका प्रावधान हमने जर्मनी से लिया था कि आपातकाल के समय पर किन किन फंडामेंटल राइट का स्थगन हो सकता है। ये सारी जानकारी हमने कहाँ से ली थी, जर्मनी के संविधान से। और जर्मनी के संविधान को दोस्तों वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आकस्मिक शक्तियों में आपको याद रखना है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 360। ये जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा है दोस्तों भारत में आज तक एक भी बार नहीं लगाई गई। नेक्स्ट है दोस्तों वित्तीय शक्ति। अगर कोई विधेयक धन विधेयक अर्थात मनी बिल है तो उसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाएगा। और मनी बिल के बारे में जानकारी हमें आर्टिकल 110 में प्राप्त होती है। वहीं वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम बजट कहते हैं, इसके बारे में क्या है, आर्टिकल 112 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय आर्टिकल 267 में। वित्त आयोग का गठन यानी कि जो फाइनेंस कमीशन है उसका गठन आर्टिकल 280 में है। तो आपको धन विधेयक और वित्त आयोग इन दोनों को तो याद रखना ही है। साथ ही साथ जो आर्टिकल 112 है उसमें बजट शब्द का वर्णन नहीं किया गया। हमारे आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की जानकारी प्राप्त होती है, बजट शब्द का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों अन्य शक्ति। अन्य शक्ति में जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही संभव होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जो कि हमने आर्टिकल 53 में भी देखा था, बताया था कि रक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर अर्थात सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति महोदय होते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधि कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। राजदूतों और उच्च आयुक्तों को भेजना एवं उनका स्वागत करने का काम भी किसका रहता है, ज़्यादातर हमारे राष्ट्रपति जी का ही रहता है। अब भारत के राष्ट्रपति कौन कौन हुए हैं, कब कब हुए हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम राष्ट्रपति की अक्षमादान करने की शक्ति के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है अक्षमा। अक्षमा का मतलब होता है कि दंड से पूर्णतः मुक्त कर देना। यदि किसी व्यक्ति को कोई दंड मिला है तो उससे उसको क्या कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। ये कहलाता है किसी को माफ करना यानी कि अक्षमा करना। नेक्स्ट, लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देना। जैसे सपोज करो आपसे पहले डेली मिट्टी की खुदाई करवाई जाती थी, लेकिन अब मिट्टी की खुदाई की जगह आपसे क्या करवाई जाती है, डेली एक छोटा सा काम दे दिया आपको, जैसे आपको क्या करना है, पेड़ पौधों में पानी देना है अब डेली। तो इस तरीके से आपके दंड के स्वरूप को चेंज कर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों परिहार। परिहार का मतलब होता है कि जो दंड की अवधि होती है उसको कम कर देना। जैसे सपोज करो किसी को 10 साल की सज़ा मिली है, अब उसकी अवधि को अगर हम 5 साल में या फिर 3 साल में कन्वर्ट कर दें तो दंड की अवधि को कम करना कहलाता है परिहार। नेक्स्ट, विराम।
इसमें सजा को दोस्तों विशेष परिस्थितियों में कम करा जाता है। मतलब जैसे सपोज करो कोई महिला है वो जेल के अंदर बंद है। अब जेल के अंदर बंद रहने पर इसमें सपोज करो यहाँ पर ये महिला जो वुमेन है ये प्रेग्नेंट हो जाती है। अब प्रेग्नेंट होने के बाद में क्या वो महिला पहले जितना काम जेल के अंदर कर पाएगी, या फिर जिन परिस्थितियों में वो महिला पहले यहाँ पर टाइम पास कर पा रही थी, क्या वो महिला प्रेगनेंसी के बाद में वो सुचारू रूप से एक बेबी को जन्म देने के लिए अपना जीवन जेल के अंदर व्यतीत कर सकेगी? तो भाई नहीं कर सकती। इसके लिए मैंने आपको आर्टिकल 15 की सब क्लॉज 3 में भी बताया था कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये उन्हीं में से एक है कि जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी टाइम पर उसकी क्या हुआ, सजा को कम कर दिया। ठीक है, जब वो बेबी को बॉर्न करेगी तो भाई उस समय पर हम उससे काम थोड़ी ना ले सकते हैं। तो ये होती है वो वाली परिस्थिति, विराम वाली। नेक्स्ट है दोस्तों परविलंबन। इसका मतलब होता है कि जो किसी व्यक्ति को दंड दिया गया उस पर अस्थायी रोक लगा देना, यानी कि टेम्परेरी रूप से रोक लगा देना। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिली है और उसको मृत्युदंड कब मिला था, 2022 में मिलना था, लेकिन उस पर क्या लगा दी हमने, रोक लगा दी। लेकिन यह रोक कब तक लगाई गई है, अस्थायी रोक पर, इसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। अब उसको हो सकता है फांसी की सजा 2025 में हो या फिर 2027 में हो। ठीक, तो इसमें विशेषकर जो मृत्युदंड होता है उस पर अस्थायी रोक लगाई जाती है। हालांकि जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी सजा दी जा रही है, जैसे फांसी की सजा दी जा रही है, तो उसको फांसी की सजा देकर अलग कीजिए। अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि भाई मुझे मरना ही है, एक दिन फांसी होनी है, तो वो डेली अपना जीवन क्या हो रहा है, मर मर कर ही तो जी रहा है, तो अंडर आर्टिकल 21 उस राइट को कवर किया गया है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था अपने फंडामेंटल राइट में, जब हमने मूल अधिकारों को डिस्कस किया था। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो शक्ति 3 प्रकार की होती है, अत्यंतिक वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो। अत्यंतिक वीटो वो होती है जिस पर विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है, यानी कि राष्ट्रपति अपनी राय दे देता है कि हाँ भाई मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। निलंबन वीटो वो होती है जिसमें विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेज देता है कि मुझे इस बिल में ये समस्याएं लग रही है या फिर ये बात थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय हैं वो उस बिल को संसद के किसी भी सदन में वापस भेज सकते हैं, जिस भी सदन से वो पास होकर आया होगा। जैसे कोई भी बिल होता है दोस्तों, वो बिल सबसे पहले कहाँ जाता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा में जाता है, यानी कि किसी भी एक सदन में जाएगा। उसके बाद सपोज करो कि वो लोकसभा में गया था, तो वो लोकसभा से कहाँ पर जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा से पास होने के बाद वो बिल कहाँ पर जाता है, प्रेसिडेंट के पास में जाता है। जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं, तो ये जो बिल होता है ये बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जिसको जेबी निषेधाधिकार कहते हैं, इस पर विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना, यानी कि जो प्रेसिडेंट महोदय हैं वो इस पर कोई निर्णय नहीं देते, वो उसको अपने पास में रख लेते हैं। इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, पॉकेट वीटो, यानी कि उसको उठाकर बिल को अपनी जेब में डाल लिया कि भाई मैं इस पर ना तो अपनी कोई राय सुरक्षित रख रहा हूँ कि ये सही है, ना आप लोगों को इसको वापस कर रहा हूँ कि आप इसमें ये सुधार करो, मैं इसको अपने ही पास रख लेता हूँ। इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। और दोस्तों इस पॉकेट वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम भारतीय डाक विभाग पर 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है कि पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक विधेयक पर किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जैसे भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति हमारे राष्ट्रपति होते हैं। किसी भौगोलिक अक्षेत्र को अनुसूचित अक्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है। ये हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1992 में शामिल किया गया था। और दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के लिए, यानी कि निर्वाचक मंडल का मतलब हुआ कि कौन सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आर्टिकल कौन है, आर्टिकल 54। और वहीं राष्ट्रपति का इलेक्शन किस रीति से होगा, किस मैनर से होगा, कौन सी पद्धति उसमें अपनाई जाएगी, वो बताता है आर्टिकल 55। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए, विद इन 6 मंथ उसको भरा जाना चाहिए।
और राष्ट्रपति का पद कब खाली हो सकता है? या तो उनकी मृत्यु हो जाए, पद का त्याग कर दें, या पद से हटाया जाए उनको। किस प्रक्रिया के माध्यम से? महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से। जब भी कभी राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति उस पद को ग्रहण कर लेगा। सपोज करो उस समय पर उपराष्ट्रपति भी उस पद पर न हो तो कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पद को होल्ड कर लेगा। इसका एग्जाम्पल है मोहम्मद हिदायतुल्ला। एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश से क्या करा है? राष्ट्रपति का पद होल्ड करा था। ठीक, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जब लिस्ट पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों, परीक्षा उपयोगी दृष्टि। अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। इन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकाल संभाला था। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही। और दोस्तों, धन विधेयक कहां पर परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 110 में। और लोकसभा के लिए आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 81। और राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80। और जो हमारी पार्लियामेंट अर्थात संसद है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 79। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। देखो दोस्तों, जो हमारी पार्लियामेंट अर्थात संसद होती है ना, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बारे में हुआ आर्टिकल 52, राज्यसभा के लिए हुआ आर्टिकल 80, लोकसभा के लिए हुआ आर्टिकल 81 और संसद के लिए क्या हुआ? आर्टिकल 79। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक, अभी एक बार हल्का सा आप लिख लेना, ये सारे के सारे आपके 2-3 लेक्चर जब आप पढ़ोगे ना आगे के, उन सभी में बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में दिया गया है। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। दोस्तों देखो, नीलम संजीव रेड्डी और निर्विरोध, नी फॉर नीलम, नी फॉर निर्विरोध। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि न फॉर नीलम और न फॉर निर्विरोध। तो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है दोस्तों, महाभियोग की कार्यवाही अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है अर्थात क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। और दोस्तों, ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसका हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं कि भाई राज्यसभा और लोकसभा में जो संकल्प लेकर आया गया था, जो बिल पास किया लोकसभा ने और राज्यसभा ने, क्या वो सही तरीके से भी किया है या नहीं किया है? तो इस पर हम क्या कर सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू का एक्शन ले सकते हैं। और जुडिशियल रिव्यू की पावर किसकी होती है दोस्तों? वो होती है हमारी जुडिशरी की, यानी कि हमारी न्यायपालिका की शक्ति होती है ये जांच करने के लिए भी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 53 में कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है और भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये जानकारी हमें कौन देता है? आर्टिकल 52। नेक्स्ट दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें सबसे पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा है और ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और दोस्तों, एक से अधिक बार कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में बन सकता है। ये जानकारी हमें कौन देता है? आर्टिकल 57 मतलब 5 और 7, 5 और 7 का मतलब 12, 12 मतलब बार, यानी कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर एक से अधिक बार या फिर बार बन सकता है। लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहां पर कोई भी व्यक्ति मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद आए डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, वराहगिरी वेंकटगिरी, ये कार्यवाहक थे। उसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। देखो दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या था? ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये पद पर रहते हुए इनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ होने के बाद में ये जो वराहगिरी थे ये थे उस समय पर उपराष्ट्रपति। तो इन्होंने क्या किया? जैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हुई तो इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया और तुरंत राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। अब देखो, राष्ट्रपति की हो गई डेथ और उपराष्ट्रपति के पद से इन्होंने दे दिया था इस्तीफा। तो इस स्थिति में जो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला थे ये हमारे क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो इन्होंने उस समय पर राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभाला था, इसलिए यहां पर लिखा गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति।
ठीक है, अब समझ में आया। अब जैसे ही इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था तो ये व्यक्ति क्या बन गए थे, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गए थे। फिर ये राष्ट्रपति के रूप में जब इलेक्शन जीत कर आए तो ये बने 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। इसके बाद डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ये 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहे हैं। लेकिन दोस्तों डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की भी पद पर रहते हुए इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट दोस्तों बीडी जत्ती ये भी कार्यवाहक थे। नेक्स्ट है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों ये ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट ज्ञानी जैल सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। कब? 1986 में। और किस बिल पर? भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर। उसके बाद आए आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। वहीं इनके बाद आई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, यानी कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली महिला कौन थी जिसने राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, तो वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी वो कौन थी? फर्स्ट महिला थी जिन्होंने राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के खिलाफ लड़ी थी। तो आपसे पूछा जाएगा प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला जिसने राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा था कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। किसके खिलाफ लड़ा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के खिलाफ। नेक्स्ट है दोस्तों प्रणब मुखर्जी, उसके बाद रामनाथ कोविंद और वर्तमान में जो है इनका नाम है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना पद 25 जुलाई 2022 को ग्रहण किया था। इससे पहले यह झारखंड की गवर्नर थी। और दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है कि ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो भारत की 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये किस जनजाति से आती हैं, अर्थात इनकी जनजाति कौन सी है। ये कमेंट सेक्शन में आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो देखो दोस्तों लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होने के कारण हमें इस वीडियो को यहीं पर पॉज करना पड़ेगा। और इसके अंतर्गत हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है जो कि आपकी सभी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, एक तो हमने सभी राष्ट्रपति को पढ़ा, उसके बाद हमने जो राष्ट्रपति की अक्षमदान शक्ति होती है उन सभी को पढ़ा, पॉकेट वीटो क्या होती है, अत्यंतिक वीटो क्या होती है, निलंबनकारी वीटो क्या होती है, ये सभी की हमने जानकारी ली। देन उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाएगा ये सभी भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। फिर राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में, राष्ट्रपति का चुनाव का नामांकन किस तरीके से होता है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, उनको किस तरीके से पद से हटाया जाएगा, ये सारी की सारी बातें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करी हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।